ग्रामश्री। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामश्री, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। जो इसके कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और ये क्लास 9th की हिंदी क्षितिज की एक कविता है या एक पाठ है, एक चैप्टर है। यहाँ पर आज हम प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों ही चीज़ें करेंगे। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। प्रसंग। यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ ग्रामश्री से ली गई हैं और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में गांव की जो संस्कृति है और फसल है वो सब दिखाई गई है। उन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। व्याख्या। यहाँ पर जो फसलों की जो मखमली और कोमल हरियाली है वो दिखाई गई है, बताई गई है। कवि कहते हैं कि जो फसलों की मखमली कोमल हरियाली है वो खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि उस हरियाली पर किसी ने चांदी बिखेर दी हो। ठीक है। कवि तिनकों को हरे तन वाला बताते हैं और वो हरे तिनकों में हरियाली जो है वो इस प्रकार से समा गई है जैसे कि नसों में खून हमारा बहता है। ठीक है। फसलों की जो हरितिमा है यानी कि जो उसका हरापन है वो बताते हैं कि वो हरेपन से सांवली हुई जो धरती है, हमारी जो धरती है उसके ऊपर जो विशाल आकाश है वो आकाश का कभी ना धूमिल पड़ने वाला जो नीला आकाश है वो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। यानी कि जो फसलें हैं, फसलें धरती पर हैं, धरती नीचे है, फसलें बीच में हैं और ऊपर जो आकाश है वो ऐसा लगता है कि आकाश नीचे झुककर धरती को छूना चाहता है। विशेष। धन धान्य से संपन्न वसुंधरा की शोभा का भव्य वर्णन हुआ है। कोमल कांत पदावली युक्त सुललित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उपमा अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार है। धन धान्य यानी कि जो धन धान है, जो खेत हैं, जो फसल है, वो सब उस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किनकिनियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित झराके से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इन पंक्तियों में गांव की जो फसल और खेत है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या। गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, यानी कि कवि कहते हैं कि जो गेहूं और जौ है जब उसमें नई बालियां आ जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अरहर और सनई की जो पकी हुई फसलें हैं उनमें फलियों के बीज जो हैं वो आ गए हैं। हवा से जब वो हिलते हैं तो वो एकदम गोल सुनहरे दाने दिखाई देते हैं। ठीक है। फूली हुई जो सरसों है उसका पीला रंग हो चुका है और उसके जो फूल हैं जब हवा चलती है तो वो उसके फूलों से जो सुगंध आती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। हरी हरी धरती से निकलने वाले और नीले फूल जो हैं जब उनको सिर पर सजाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इस तरह से यहाँ पर सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। पुलक और प्रसन्नता से जो हमारी धरती है वो भर गई है। विशेष। फल फूलों से संपन्न धरती की सुंदरता का अंकन किया गया है। ललितमयी कोमल कांत पदावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। प्रसंग। इन पंक्तियों में जो गांव की फसल है, खेत है, फूल, तितली, इन सब का वर्णन किया गया है। मटर के फूल। लेखक जो हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि मटर के फूल और जो फलियों वाले पौधे होते हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि मानो फसल राशि जो हैं वो उसकी सखियां हों। ठीक है। फसलों की जो मटर है यानी कि जो मटर की फसलें हैं, फसलों की जो मटर रूपी मटर जो है वो ऐसी लगती है कि वो रंग बिरंगे फूलों की सखी है, यानी कि क्या है, सहेली है। ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो सारी सखियां जो हैं मटर की और बाकी जो फसलें हैं वो सब रंग बिरंगे जो फूल हैं वो सब आपस में मिलकर एक सहेलियों की तरह खेत में खड़े होकर हंस रही हैं। ठीक है। बीजों की जो लड़ी है या श्रृंखला है, श्रृंखला यानी कि लाइन जो होती है एक। ठीक है। बीजों की जो लड़ी या श्रृंखला है वो अपने आप को समेटकर मटर की जो फलियां हैं, जब तक मटर अपनी
अपने पौधे से लटक रही है। तो लेखक कहते हैं कि जब तक जो मटर है वो अपने पौधे से लटकती है तो वो इतनी सुंदर लग रही है, उसकी जो फलियां हैं वो मखमल की मुलायम थैलियों की तरह लग रही हैं और वो अपने पौधे से लटक रही हैं। मटर के जो फूल हैं उस पर जो रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वो उड़कर बैठ जाती हैं। जब तक कि वो फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खुद ही स्वयं ही अपने वृंतों से उड़कर, यानी कि ऐसा लगता है कि तितलियां तो बैठ ही रही है दूसरे फूल से दूसरे फूल पर, लेकिन ऐसा लगता है कि फूल भी अपनी जगह से उड़कर दूसरे फूल के पास जा बैठा है। विशेष फल फूलों से संपन्न धरती की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जो सुंदर फूल, फल, पक्षी, पशु, जानवर हैं, संसार है, उसका वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, अनुप्रास, अलंकार है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। यहाँ पर फसल और खाने की जो चीज़ें हैं उनका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। व्याख्या जो है वो ये है कि गांव, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि गांव की धरती केवल फसलों की वजह से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, यानी कि सिर्फ गांव में फसलें हैं इसीलिए वो सुंदर नहीं लगती है, बल्कि बाग बगीचे में जो उगे हुए आम हैं, जो उनकी डाली हैं, ठीक है, उन पर बहुत सारे जो आम हैं वो लटक रहे हैं, ठीक है, वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए भी सुंदर लगते हैं। जब वसंत का मौसम आता है तो उसके कारण जो ढाक और पीपल है उसके जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते, मतलब लगभग सभी के झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ढाक और पीपल का जो पेड़ है उसका वर्णन किया गया है कि जब उनके पत्ते झड़ते हैं और जब नए पत्ते आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। आम्रवन जो है, यानी कि वो कहते हैं कि आम्रवन की जो रजत स्वर्ण मंजरियां हैं उनको देखकर कोयल कूक रही है, वो मतवाली सी हो गई है इतनी सुंदरता देखकर। कटहल के जो फल हैं वो आने लगे हैं और उससे वो उनके कारण सब जो हैं वो महक उठे हैं। जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे जो हैं वो निकलने लगे हैं। बगीचे में ये जो वृक्ष हैं उनमें फल आ गए हैं और वैसे ही जो जंगल है उसमें झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे भी जो फल है वो लटक रहे हैं। आड़ू नींबू और अनार के जो पेड़ हैं उनमें फल आने वाले हैं, मतलब आए नहीं है, फूल लग गए हैं लेकिन फल आने में अभी समय है। और इन सब की तरह ही जो सब्जियां हैं जैसे कि आलू, गोभी, बैंगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वो भी बस उनकी भी फसल उगने वाली है, वो भी निकलने वाले हैं। विशेष प्रकृति का मादक चित्रण हुआ है। भावानुरूप सुकुमार पदावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, अलंकार एवं पदमेत्री का सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतने भारी भारी शब्द लिखें, लेकिन यदि आप लिखते हैं तो शायद टीचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ पढ़ा है हिंदी में, तो अच्छा होगा अगर आप यूज़ करें। यदि आपको याद नहीं आते हैं तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। बाकी जब हम इस तरह से लिखते हैं तो जो टीचर है वो कई बार खुश होकर हमें एक्स्ट्रा नंबर भी दे देता है थोड़ा सा। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहल है पालक मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ पर जो सब्जियों और फल हैं उनका मनमोहक चित्र जो है वो कवि खींच रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पीले अमरूद जो हैं अब उनमें लाल पत्तियाँ, यानी कि उनमें लाल लाल ऐसे दाने नहीं निशान से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि चित्तियाँ पड़ गई हैं, पहले से अधिक वो और भी ज़्यादा मीठे हो गए हैं और सुंदर हो गए हैं। जो बेर हैं वो भी पक गए हैं, आंवलों की जो डाली हैं उन पर आंवले आ गए हैं, फल आ गए हैं, फलों के गुच्छे लटक रहे हैं, खेतों में जो पारक है वो लहरा रहा है, कहीं पर धनिया की जो एक खुशबू है हल्की हल्की वो फैल रही है, लौकी और जो सेम की लताएं हैं, लताएं यानी कि जो बेल होती है, ठीक है, तो लौकी और सेम जो है वो भी बेलों पर आ गई है।
मखमल से मुलायम जो टमाटर हैं वो हरे से लाल हो गए हैं और मिर्च के जो गुच्छे हैं उनको देखकर कवि कल्पना करते हैं कि उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं कि बीजों से भरी हुई एक हरी थैली की तरह मिर्च जो है वो लग रही है। विशेष फलित और गंधायमान प्राकृतिक वातावरण, यानी कि फलों का जो एक प्राकृतिक वातावरण है उसका चित्रण हुआ है। शुद्ध सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि अब वो गंगा की तट भूमि पर आ गए हैं और जो लहरी के जो आने जाने से किनारे के जो बालू हैं उस पर जो निशान बन गए हैं तो उन बालू को वो सांप कहकर संबोधित करते हैं। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो गंगा की रेती है जो कि सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण जब सतरंगी बन जाती है, ठीक है, जो भी गंगा जी जो है वहाँ गए होंगे उसके आसपास, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो रेत होती है जब वो दिन में जब उस पर धूप पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो बहुत ही अच्छे से पीली पीली चमकती है, ठीक है, गोल्डन तरह कलर की। और जो कवि हैं वो कहते हैं कि वो बालू के सांपों की तरह लग रही है। उसके चारों ओर जो सरपत की जो घनी झाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। तट पर जो तरबूज हैं उसके खेत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जल में, यानी कि जो जल है उसमें अपने एक पैर को उठा उठाकर वो सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि बालों में कंघी कर रहे हों। गंगा के उस प्रवहमान जल में कहीं सुरखाब तैर रहे हैं तो कहीं पर किनारे पर कोई मगरोटी यानी कि एक विशेष चिड़िया बैठी है और वो दिखाई दे रही है। गंगा तट की शोभा का जो मनोहारी चित्रण है वो किया है। इसकी चित्रोमता दर्शनीय है। सहज स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रूपक अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हरियाली को अपने में समेटे हुए जो वसंत है वो इसे इस मौसम में गांव का बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण दृश्य बताते हैं। कवि कहते हैं कि रात की जो भीगी हुई जो अंधियारी है उसमें सुख आलस्य जो है वो सुख के कारण उत्पन्न हो गया है। ठीक है। सुख के कारण जो उत्पन्न हुआ है, जो आलस है, उससे जो हसमुख हरितिमा है उसको धारण करने वाली जो फसलें हैं जैसे कि रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी लग रही हैं, यानी कि रात हो चुकी है और रात में जो एक रात की वही रात हो गई है ना, अंधेरा हो गया है, तो बहुत से लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। जो आलस है, आलस यानी कि अब सभी लोग जो हैं वो सोएंगे, एक नया सवेरा फिर वो सुबह देखेंगे। तो वो कहते हैं कि जो फसलें हैं वो रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी लग रही हैं। पन्ने जो हैं वो हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती का जो गांव है वो पन्ने के डिब्बे के जैसा है और इस मरकट डिब्बे जैसे गांव के ऊपर जो नीला आकाश है वो ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। ठीक है। अनुपम शोभा युक्त जो गांव है उसकी यहाँ पर स्निग्ध छटा यानी कि दृश्य दिखाया गया है और इस वासंती मौसम में जो अपनी शोभा है उससे लोगों का मन हर लेने वाला ये मौसम है। अंधेरी रात्रि में निद्राग्रस्त गांव के सौंदर्य का मनोहरी अंकन हुआ है, यानी कि अंधेरी रात्रि, जब एक अंधेरी रात होती है, रात जो हो जाती है, तो उसका गांव का वर्णन किया है कि गांव में रात कैसी लगती है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा रूपक अलंकार का यहाँ पर सौंदर्य दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है या जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे चैप्टर लगा। ठीक है। आपको कैसा लगा? फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से भी समझा पाऊँ, जल्दी समझा पाऊँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना आपका लूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।